हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज सीखते हैं एक और नए टॉपिक को, जिसका शीर्षक है उपसर्ग। आज हम सीखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, कितने इसके प्रकार हैं, कौन कौन से उपसर्ग इम्पोर्टेंट हैं, किन पे ध्यान देना है। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम बच्चों उपसर्ग की कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उप का अर्थ होता है बच्चों समीप, साथ या पास होना, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना। यानी कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग से। उप का मतलब होता है समीप या साथ होना, और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना या बनाना। यानी साथ आकर के कोई शब्द जब कुछ नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें बच्चों, तो परिभाषा के अंतर्गत हम लिखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना देते हैं, ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब बच्चों ध्यान देने की बात क्या है कि शब्दांश हैं, उपसर्ग जो हैं वो शब्दांश है, यानी पूरे शब्द नहीं अपने आप में, शब्दों का आधा हिस्सा है। तो ये किसी शब्द के आगे लगकर, जिसके आगे लगेंगे उनको उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि ये जो शब्द हैं, इन शब्द के आगे जो कुछ लगेगा उसको क्या कहते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। ये अपने आप में शब्द नहीं होते, ये शब्दों का आधा हिस्सा या अंश होते हैं। और जिनके ये लगते हैं, जिन शब्दों के साथ ये लगते हैं वो शब्द होते हैं। शब्द का हमें परिभाषा पता है कि भाषा वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। जिसका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ है, उचित शब्द का अर्थ है, जन शब्द का अर्थ है, जान शब्द का अर्थ है। लेकिन परा, सम, सत, अन इनका कोई अर्थ नहीं है। भाव है लेकिन अर्थ इनका नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वे शब्दांश, शब्दों के आधे हिस्से या शब्दों के अंश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसको एक नया रूप दे देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, परा जमा जय क्या हो जाएगा, पराजय। जय शब्द के आगे लग गया परा, तो ये क्या हो जाएगा, एक नया शब्द बन गया पराजय। इसी प्रकार से देखिए उचित जो शब्द है उसके आगे सम हमने लगा दिया, तो ये एक नया शब्द बन गया समुचित। उचित का मतलब सही और समुचित का मतलब बिल्कुल सही। ठीक है। उसी प्रकार से ये शब्द है जन, जन का मतलब लोग, और उसके आगे हमने सत लगा दिया तो ये बन गया एक नया शब्द सज्जन, यानी कि अच्छे लोग। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जान एक शब्द है जिसके आगे हमने अन उपसर्ग लगा दिया, तो ये बन जाएगा एक और नया शब्द जिसका अर्थ होता है अनजान, बिल्कुल ही नया शब्द बन गया। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसमें एक परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्द के जिसके साथ लगते हैं ना उसमें भी परिवर्तन ला देते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हमें इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको उपसर्ग कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वर्णों के समूह को ही जिनका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। शब्दों के निर्माण की बच्चों कई सारी विधियां होती हैं, कई तरीके से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं, और हर भाषा में जरूरत होती है शब्दों को बनाने की। तो हिंदी में भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके कई तरीके हैं। जैसे संधि के द्वारा वर्णों का मेल करके हम नया शब्द बना सकते हैं, समास दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके हम नया शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से किसी शब्द के आगे कुछ जोड़ करके हम कोई शब्दांश जोड़ करके एक नया शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय के द्वारा भी हम नया शब्द बना सकते हैं, यानी कि किसी शब्द के पीछे कुछ लगा दिया, शब्दांश लगा दिया, तो उससे भी नया शब्द बन जाता है। तो इस शब्दों के निर्माण की अलग अलग विधियाँ हैं, जिनके द्वारा हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे उपसर्ग के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आज जान रहे हैं। इसके अलावा बच्चों उपसर्ग शब्दों से हम क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं। हम विलोम शब्द बना सकते हैं, नए पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, और नए शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग से हम नए शब्द भी बना सकते हैं, विलोम शब्द भी बना सकते हैं, और पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। जैसे एक शब्द है गमन, जाना,
और दूसरा जो शब्दांश है वो है आ। तो आ और गमन को हमने जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया आगमन। उसके बाद बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो उपसर्ग मोटे तौर पर अगर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के हैं 22 उपसर्ग, हिंदी के 13 उपसर्ग हैं, और एक तीसरा जो प्रकार है वो विदेशी उपसर्ग होता है, जिसके अंतर्गत हम उर्दू के भी मानते हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी भाषा, क्योंकि ये सारी विदेशी भाषाएं हैं तो इसलिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। बाकी बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, उर्दू के अलग मिलेंगे, अरबी के अलग मिलेंगे, फारसी के अलग मिलेंगे, अंग्रेजी के अलग मिलेंगे, लेकिन हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो मोटे तौर पर 3 प्रकार के उपसर्ग की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बच्चों उनमें संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं विदेशी उपसर्गों में। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि विदेशी उपसर्गों में सिर्फ इन्हीं भाषाओं के क्यों शब्द लिए गए हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आए उससे पहले दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था। तो सल्तनत काल में जो वहाँ राजकाज की भारत में भाषा थी वो उर्दू थी, फारसी थी, है ना। अरबी भी लोग हमारे देश में आए, तो विदेशी जितने भी आक्रांत आए, शासक आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषा को यहाँ पे प्रचलित किया, तो उनके शब्द प्रचलन में आ गए, शब्दों के साथ शब्दांश भी प्रचलन में आ गए। और जब अंग्रेज आए तो अपने साथ इंग्लिश भाषा लेके आए, तो उनके भी शब्द हमें देखने को मिलेंगे, उपसर्ग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यही भाषाओं के उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं, यही कारण है। तो परीक्षाओं की अगर बात करें तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है और ये कौन सी भाषा का उपसर्ग, तो भाषा का ध्यान नहीं रखना है, मैंने सिर्फ आपको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बताया है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किसके उपसर्ग आते हैं, तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग सबसे ज़्यादा आते हैं। 90 से 95% जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी परीक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो ग्रुप डी की ले ले, चाहे ग्रुप सी की ले ले, या बी की, ए की ले ले, या फिर अन्य कोई परीक्षाएं ले, बोर्ड परीक्षाएं ले लें, उनमें भी संस्कृत के उपसर्ग ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सबसे कठिन भी होते हैं। संस्कृत के ही कठिन होते हैं, हिंदी के इतने कठिन नहीं होते, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के भी इतने कठिन नहीं होते। अंग्रेजी के तो, इंग्लिश के तो सबसे आसान होते हैं, हिंदी के भी आसान होते हैं और उर्दू के भी आसान, बाकी सबके आसान होते हैं, सिर्फ संस्कृत के ही मुश्किल होते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, 2 तरीके से बच्चों पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि या दिए गए शब्द में से उपसर्ग अलग करके लिखना होता है आपको, है ना। कोई शब्द दिया हुआ होगा और उसमें कहा जाएगा कि आपको ये उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसे पहला तरीका जैसे बताते हैं कि सुक्त शब्द दिया हुआ होगा और कहा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग छाट के लिखिए। अब कैसे छाटना है, सु जमा उक्ति, तो ये क्या बन जाएगा, सुक्ति, ठीक है। तो ऐसे दूसरा तरीका क्या है कि उपसर्ग लिखा मिल जाएगा आपको और उससे कहा जाएगा कि कोई नया शब्द बनाओ। जैसे परा उपसर्ग दे दिया और आपको कहा जाएगा कि इससे कोई 2 शब्द बनाओ। जैसे परा का यूज करके हमने बना दिया पराजय, पराधीन, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं बच्चों संस्कृत के कुछ उपसर्गों की। तो संस्कृत के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपसर्ग हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, बार बार इन्हीं उपसर्गों में से पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे सम है, परि है, प्रति है, उत है, उद है, वी, दुर, दुस, निस, प्र, अधि, अभि, अति, अन, अंतर, इन्हीं से ही बार बार पूछा जाता है। और जो आसान होते हैं वो नहीं पूछे जाते, जो मुश्किल होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सम उपसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, हमें इन शब्दों को ध्यान में रखना है ताकि पेपर में आए तो हम कर आए कि ये किससे बना है। जैसे संकल्प है, सम जमा कल्प, संसार, सम जमाकार, संस्कार, सम जमाकार क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। संग्रह है, संन्यास शब्द है, संयोग शब्द है, सम्मेलन शब्द है, संरक्षण शब्द है, सम्मुख शब्द है, संस्कृत शब्द है, संग्राम शब्द है। ये सब किस उपसर्ग से मिलकर के बने हैं, सम उपसर्ग। इन सब में क्या है, सम उपसर्ग है। जब आसान होते हैं ना, जैसे सम्मुख है या सम्मेलन है, इसमें तो आप कर देंगे कि हाँ स के बाद मैं है तो स के बाद मैं है तो हम इसमें कर देंगे तो शायद सम उपसर्ग आएगा इसमें। लेकिन संकल्प है, संग्रह है, संन्यास है, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जब पेपर आता है तो मुश्किल होती है उनको, तो ये ध्यान रखना है।
अगला जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है बच्चों संस्कृत का, वो है परि उपसर्ग। परि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे प्रियंत है, पर्यावरण है, पर्यटन है, पर्याप्त है, पर्यवेक्षण है, परीक्षक है, परिच्छेद है, परीक्षा है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, मैंने इनका विग्रह करके आपको दिखा रखा है। सब में परि उपसर्ग लग रहा है और ये सार्थक शब्द हैं, इनके आगे परि लग रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो मैंने स्टार लगा रखे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो उपसर्ग है संस्कृत का वो है प्रति। प्रति से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं ये देखना है। ये मैंने मुश्किल शब्द लिखे हैं, आसान तो आप कर लेंगे, जैसे जिनके पीछे जिनके आगे प्रति लगा हुआ है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जिनके आगे प्रति नहीं लगा हुआ है और आधा तय लगा हुआ है तो उसको छांटने में आपको बड़ी दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रत्येक शब्द है, प्रत्युत्तर है, प्रत्यावर्तन है, प्रत्युपकार है, प्रतिध्वनि है, प्रतिग्राम है, प्रतीक्षा है, प्रतिरक्षा है, इन सब में क्या है, प्रति उपसर्ग है। मैंने विग्रह करके एक एक करके लिखा हुआ है। अगर शब्द बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उत उपसर्ग है ये, तो उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, उज्ज्वल है, उद्धरण है, उद्गम है, उदित है, उद्यम है, उत्तम है, उत्थान है, उद्यमी, उद्यमिता, उद्देश्य, उद्धार, उन्नति, उत्पन्न, उत्कर्ष, ये सारे उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब आप देख रहे हैं कि इधर तो जय लगा हुआ है, यहाँ द लगा हुआ है, द है, लेकिन यहाँ पे उत है, तो ये द कहाँ से आया। तो बच्चों ये इसमें संधि के नियम लागू होते हैं। हमने सिर्फ शब्दों को देखना है कि ये शब्द कौन से हैं और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इनका व्याकरणिक उसमें जाएंगे, संधि के नियम लागू करने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा, इसलिए मोटा मोटा समझना है हमने किस प्रकार से प्रश्न करने हैं। इस वीडियो का बच्चों आगे का भाग अगली वीडियो में मिलेगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।